नमो नमः। आप सभी का तीसरे पाठ के उत्तरार्ध वाले वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके पूर्व वाले पाठ में पूर्वार्ध के पाठ में आपने गर्भ धारण काल हेतु जो उपयुक्त समय होता है पुरुष और स्त्री की जन्म राशि से किस प्रकार से परिज्ञान किया जाता है, गर्भ धारण काल हेतु जो अत्यंत सूक्ष्म समय निर्धारित किया जाता है, उसके विषय में आपने जाना। आचार्य वराहमिहिर ने गर्भ धारण काल हेतु पुरुषों की जन्म कुंडली से उपचय भाव में सूर्य और शुक्र का होना सर्वोत्तम बताया हुआ है, और ठीक उसी प्रकार से स्त्री की जन्म कुंडली से स्त्री की जन्म राशि से चंद्रमा और मंगल का उपचय स्थान में होना सर्वोत्तम बताया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से कुछ अन्य ग्रह स्थितियां भी होती हैं जिससे यह परिज्ञान किया जाता है कि गर्भधारण हो चुका है। जब तक सही काल में सही लग्न और सही ग्रह स्थितियों का परिज्ञान नहीं किया जाता है, तब तक गर्भधारण हेतु उचित कर्तव्य और अकर्तव्य का परिज्ञान नहीं होता है। तो इसके पूर्व वाले 8वें श्लोक में आचार्य वराहमिहिर ने पुरुष और स्त्री दोनों की जन्म कुंडली से ग्रह माध्यम से गर्भधारण की पुष्टि की बात कही थी। ठीक उसी प्रकार से और भी सरल रूप में आचार्य वराहमिहिर ने 9 श्लोक में और भी सरल रूप में गर्भधारण पुष्टि हेतु केवल बृहस्पति ग्रह के माध्यम से उसको बताया है। तो आप यह श्लोक देखें, श्लोक के अन्वय और उसकी संस्कृत व्याख्या तथा उसके भावार्थ को भी समझने का प्रयास करें। श्लोक इस प्रकार से है। लग्ने बलिनी गुरौ वा नवपंचम संस्थिते पिवा भवति योगाहत बीजानाम फलावीणेव बधिराणाम। इसके अन्वय को देखें। लग्ने बलिनी गुरौ वा नव पंचम संस्थितेपि वा भवति योगाः हत बीजानाम अफलाः वीणेव बधिराणाम भवति। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। लग्ने लग्न स्थाने बलिनी बलवती गुरौ बृहस्पतौ वा अथवा नवपंचम संस्थिते नवपंचम स्थिते अपि पुनः वा अथवा भवति जायते योगाः हत बीजानाम नपुंसकानाम अफलाः निष्फलाः भवन्ति बधिराणाम श्रुति सुखरहितानाम वीणा इव वत भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आचार्य वराहमिहिर ने इसके पूर्व वाले श्लोक में शुक्र, सूर्य, चंद्र और मंगल इन 4 ग्रह स्थितियों के आधार पर गर्भधान पुष्टि की विशेष बात कही थी। इस श्लोक में केवल और केवल बृहस्पति ग्रह से ही गर्भाधान की पुष्टि की बात आचार्य वराहमिहिर कहते हैं। बृहस्पति को जीव प्रदाता कहा गया है जन्म कुंडली में और ज्योतिष शास्त्र में। इसके पहले वाले पाठ में आपने पढ़ा है कि बृहस्पति का अपर पर्याय नाम जीव भी होता है। जीव का अर्थ होता है जीवन को प्रदान करने वाला। तो गर्भाधान काल एक प्रकार से जीववत ही होता है, जीवन को प्रदान करने वाली एक प्रक्रिया ही होती है गर्भाधान। तो उस समय बृहस्पति का मजबूत होना और बृहस्पति का कुछ विशिष्ट भावों में होना उसकी पुष्टि को प्रदर्शित करता है।
तो आचार्य वराहमिहिर यहाँ पर कहते हैं कि गर्भाधान काल जो पहले सुनिश्चित हो चुका है लग्न के माध्यम से, लग्न शोधन जो हो चुका है, सप्तम स्थान में द्विपद राशि होनी चाहिए और शुभ ग्रहों की स्थितियाँ होनी चाहिए, और इसके पूर्व में जो प्रतिपादित श्लोक हैं, यदि वैसी ग्रह स्थिति नहीं मिले तो सबसे सरल परिस्थिति उन्होंने बता दी कि बृहस्पति यदि लग्न स्थान में हो, गर्भाधान कालिक लग्न स्थान में बृहस्पति हो, अथवा गर्भाधान कालिक लग्न में पंचम स्थान में बृहस्पति हो, अथवा गर्भाधान कालिक लग्न में नवम स्थान में बृहस्पति हो, तो गर्भाधान की पुष्टि होती है। अर्थात ऐसे समय में किया गया गर्भाधान या ऐसे समय में किया गया गर्भाधान संस्कार निश्चित रूप से गर्भ की पुष्टि को प्रदर्शित करता है। अर्थात गर्भाधान हो चुका है, अर्थात रज और वीर्य का जो सम्मिश्रण होता है वो निश्चित रूप से परिपुष्ट हो चुका है और प्रत्येक मास की जो विकास यात्रा है वो वहाँ से प्रारंभ हो चुकी है। बृहस्पति लग्न में हो, पंचम में हो और नवम, इन तीन स्थानों में कहीं पर भी यदि बृहस्पति है तो निश्चित रूप से गर्भधारण की संभावना अत्यधिक हो जाती है। लग्न में बृहस्पति होने से पंचम स्थान को भी वह पूर्ण दृष्टि से देखेगा और नवम स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। जैसा कि पूर्व के पाठों में बताया जा चुका है, बृहस्पति की विशेष दृष्टि के बारे में, पंचम और नवम पर बृहस्पति की विशेष दृष्टि होती है। आप यह उदाहरण देखें, इन जन्म चक्र में 3 स्थानों में बृहस्पति की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। ये अलग अलग हो सकते हैं, किंतु एक में प्रदर्शित करने के लिए तीनों स्थानों में, प्रथम स्थान, पंचम स्थान और नवम स्थान, इन 3 स्थानों में बृहस्पति को प्रदर्शित किया गया है। किंतु बृहस्पति एक जगह पर हो तो भी वो पर्याप्त होता है। अर्थात गर्भाधान कालिक जो लग्न सुनिश्चित किया गया है, जैसे आप देखें इस जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में द्विपद राशि है, तुला राशि है, तो इसका मतलब इस समय गर्भाधान का यह उपयुक्त लग्न है। और लग्न स्थान में बृहस्पति बैठा है मेष राशि में, तो ऐसी स्थिति में सप्तम पर भी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, पंचम पर भी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी और नवम स्थान पर भी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में यदि गर्भाधान किया जाए तो आधान की जो पुष्टता होती है, मतलब गर्भ ठहर चुका है, ऐसी स्थिति समझनी चाहिए। इसी प्रकार से बृहस्पति लग्न में नहीं मिल पाए तो पंचम स्थान में बृहस्पति होना चाहिए। पंचम स्थान में बृहस्पति होगा तो वह लग्न को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। नवम दृष्टि जिसे हम कहते हैं वो विशेष दृष्टि होती है और अपनी पंचम विशेष दृष्टि से नवम स्थान को भी देखेगा। तो ऐसी स्थिति में भी गर्भाधान पुष्ट होता है। पुनः नवम स्थान में यदि बृहस्पति बैठा हो तो भी वह लग्न को देखेगा और पंचम को देखेगा, तो भी गर्भाधान की पुष्टि को समझना चाहिए। तो इस प्रकार से आप गर्भाधान कालिक लग्न की पुष्टि और अपुष्टि को प्रदर्शित कर सकते हैं। पाठ से संदर्भित जो प्रश्नोत्तर हैं उनको देने का आप प्रयास कीजिए। जैसा कि बताया गया है कि उपचय स्थान नहीं है, तो पूर्व पाठों में आपने पढ़ा है कि उपचय स्थान कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको बताना है उपचय स्थान कौन से नहीं है। तृतीय स्थान नहीं है, षष्ठ स्थान नहीं है, दशम स्थान नहीं है या द्वादश स्थान नहीं है, कौन सा स्थान नहीं है। दूसरा आप प्रश्न देखें, गर्भाधान लग्न में पुरुषों में उपचयगत कौन से ग्रह होने चाहिए? सूर्य हो, शुक्र हो, दोनों हो या कोई नहीं हो। तीसरा आप देखें, गर्भाधान लग्न में स्त्रियों की जन्म कुंडली से उपचय राशि में कौन से ग्रह होने चाहिए? चंद्र हो, मंगल हो या दोनों हो या कोई नहीं हो। चतुर्थ प्रश्न देखिए, गर्भाधान काल लग्न में यदि गुरु हो तो क्या होता है? गर्भ संभव होता है, गर्भ संभव नहीं होता है, गर्भ की च्युति होती है या गर्भ का नाश होता है।